आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज और ये जो हमारा सबक नंबर है, सबक नंबर आज हमारा 14 है। ठीक है, तो सबक नंबर 14। इससे पहले हम 13 सबक कर चुके हैं मुकम्मल। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। ये कुछ मेरे बारे में डिटेल है और ये उर्दू लैंग्वेज का पेडागोजी है। यहाँ से बिल्कुल आपके 15 नंबर जो उर्दू पेडागोजी के होते हैं 100% आपके कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ मेंबरशिप चल रहा है उर्दू लैंग्वेज का। अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। चलते हैं थ्योरी समझते हैं और साथ ही साथ हम क्या समझेंगे, क्वेश्चन। और हमारा पैटर्न यही रहा है हमेशा कि हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों को लेकर चलते हैं। और तो आप लोग थ्योरी समझने की कोशिश कीजिए और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके जवाबात भी देने की कोशिश कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर आए आउट ऑफ 10। ठीक है, आउट ऑफ 10 कितने नंबर आए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निसाबी किताब की खसूसियात, तिफ़ल मरकूज़ हो, यानी जो सिलेबस आपका होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो निसाब होना चाहिए, उसकी खसूसियत क्या है, उनमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये बताया गया है इसके अंदर। देख लेते हैं जो पॉइंट यहाँ हमने खास खास बातों की जानिब इशारा कर दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या, तिफ़ल मरकूज़ हो, यानी तलबा की जहनी सतह दिलचस्पी और अहमियत से मुताबिकत रखती हो। दूसरा है दरसी किताब में मुख्तलिफ़ असनाब जैसे ड्रामा, मजमून, कहानियाँ, मुकालमा, नज़्में, सफ़रनामा, आप बीती वगैरह को मकाम दिया गया हो और दीगर मज़ामीन से मुताल्लिक़ मौज़ूआत भी ज़बान की किताब में सबक के तौर पर शामिल हों। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अगर आप उर्दू ज़बान पढ़ा रहे हैं तो ड्रामा से लेकर के आपको दिखा होगा आप बीती, ये सारी चीज़ें उर्दू को प्रमोट करने के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम मानी जाती हैं, उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए। तो ये बात हो गई दूसरे पॉइंट की। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है तलबा के माबैन मुस्बत अक़दार को फ़रोग़ देने और मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करने वाली हों। मतलब क्या है, मुस्बत अक़दार, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उन्हें आप विकसित कीजिए, उन्हें बढ़ाइए। और वहीं पे जो मनफी रुझानात हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक विचारधाराएं हैं, उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में। अगला पॉइंट है जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देने वाली हों। जो चूँकि हमारा भारत एक जमहूरी मुल्क है तो इसको फ़रोग़ देने वाला होना चाहिए, जमहूरियत को बढ़ाए, सेकुलरिज़म को बढ़ाए, ये चीज़ें होनी चाहिए। किसी एक जहत पे बात करने वाला सिलेबस या निसाब नहीं होना चाहिए। सबकी इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए और सबको एक जैसा हक़ देने वाला होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निसाब बनाया जाना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है दरसी किताब के असबाक इख्तिसार से लिखे गए हों और ज़रूरी इस्तिलाहात भी मुहैया कराई गई हों। ठीक है, दरसी किताब जो होना चाहिए ना, आप देखते हो कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत ही जामे मानी जाती है, क्योंकि उसमें एक एक लफ्ज़, यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर होती है तो आपको किसका हवाला देना पड़ता है या कौन सी बुक पढ़नी पड़ती है, वो एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी इतनी मोतबर किताब है कि उसके सामने और किसी बुक का आप हवाला नहीं दे सकते। तो ये आपकी जो बुक है ना, मुख्तसर होनी चाहिए और उसमें ज़रूरी इस्तिलाहात भी होनी चाहिए। आपको दिखता होगा बॉक्स में लिखा होगा, थोड़ा थोड़ा जुमला मिलता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो आपका सिलेबस हो वो मुख्तसर हो, ठीक है, लिखे गए हों, लेकिन ज़रूरी इस्तिलाहात भी मुहैया कराई गई हों। जो उसमें ख़ास ख़ास बातें हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख्तसर के चक्कर में आप ख़ास बातें छोड़ दें। इसी वजह से एनसीईआरटी की जब बुक तैयार की जाती है तो बड़े बड़े माहिरीन को जमा किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कुछ बदला जाता है, कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है, आज के बाद यहाँ से जितने क्वेश्चन आपके होंगे सब के सब क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी जगहों पे, ज़रूरी नहीं कि यहीं पे आपको सीटेट के लिए ही काम आएगा। टेक्स्ट बुक की खसूसियत जहाँ कहीं भी पूछेगा आप आसानी से इसके बेस पे आंसर अच्छा कर पाएंगे और नंबर अच्छा गेन कर पाएंगे। अगला पॉइंट है दरसी किताब। ये आपका दरसी है। दरसी किताब में मालूमाती किस्म के सवालात तो कम हों, लेकिन ऐसे सवालात ज़रूर हों जो तलबा में फ़िक्र अंगेज़ी, तफ़हीम और ज़बान की तहसीन को फ़रोग़ देने वाले हों। मारूज़ी किस्म के सवालात भी दरसी किताब में शामिल करने चाहिए। देखिए क्या बात कही गई इसमें, मालूमाती नॉलेज बेस अगर उसमें क्वेश्चंस कम हैं
नॉलेज बेस के सवालात अगर कम हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चे के जहन को कुशादा कर सके, खोल सके, सोचने की सलाहियत पैदा कर सके। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी एनसीईआरटी की किताब में। दरसी किताब का साइज़, तहरीर का साइज़, कागज़ की किस्म, जिल्द साजी, तस्वीर वगैरह बच्चों की ज़रूरत से मुताबिकत रखते हों। आप देखते होंगे अगर प्राइमरी की जो बुक है उसमें आपको रंग बिरंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसी तरह जिस तरह ऊपर हाई क्लास में आप जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको, क्योंकि प्राइमरी की जो किताबें होती हैं ना उसकी ज़बान काफ़ी आसान होती है, वैसे ही जैसे ऊपर क्लास के जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज़बान थोड़ी दुश्वार होती चली जाती है, क्योंकि पढ़ने वाले उस लायक हो जाते हैं कि उस ज़बान को समझ सकें। तो ये तरतीब दी गई है आपके बुक में, या तरतीब दी जानी चाहिए अगर आप कोई निसाब तैयार कर रहे हैं तो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दरसी किताब में शामिल मवाद मोतबर हो और उसका इंतखाब पूरी एहतियात से किया गया हो। ऐसे इसी वजह से बोला हूँ ना कि एनसीईआरटी की जब किताब में कोई तरमीम या कुछ एडिशन कुछ निकालना है तो बड़े ही एहतियात के साथ, बड़ी ही तहकीक करके उसमें से ये चीज़ किया जाता है, और ये होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ेंगे, सारे बच्चे इसमें जो चीज़ें होंगी उसे सच मान के पढ़ेंगे। अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो बच्चे भी गलत चीज़ सीखेंगे, तो काफ़ी एहतियात रखने की ज़रूरत है इसके लिए। अगला पॉइंट है, दरसी किताब में अमली काम और सरगर्मियों को मकाम दिया गया हो और वह मज़ीद मुताले के लिए भी तलबा की रहनुमाई करती हो। मतलब क्या है, टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें बताई गई हों उसमें सरगर्मियाँ हो और साथ ही साथ कि बच्चे अगर उसका मुताला करें तो उससे कुछ सीखें। नेक्स्ट पॉइंट पर है, दरसी किताब में शहरी और देहाती दोनों पस मंज़र से मुतालिक मालूमात तलबा की दिलचस्पियों को मलहूज़ रखते हुए शामिल की जाए। एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, कि एक देहात में रहने वाले इंसान की ज़िंदगी क्या होती है, स्लम में, झोपड़ी में रहने वाले, शहर में रहने वाले, डेवलप्ड कंट्री में रहने वाले, दीगर ममालिक में रहने वाली, ये सारी मिसालें आपको मिलेंगी एनसीईआरटी में। उसका क्या कह सकते हैं, जिंदा व जावेद मिसाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा देखने को। बड़े अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज में उसको तैयार किया गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, मल्टीमीडिया से मुतालिक कुछ पढ़ लेते हैं। मल्टीमीडिया मवाद आज के दौर में इसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले मल्टीमीडिया का मतलब कह सकते हैं मुख्तलिफ, एक से ज़्यादा अगर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी। ठीक है, तदरीस व आमोज़श के अमल में मुअल्लिम मुख्तलिफ मुआविन ज़राए का इस्तेमाल करता है जिन्हें मीडिया कहा जाता है। ठीक है, अमूमन ये समाई बसरी ज़राए भी कहलाते हैं। इनमें ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डिंग, फिल्में, वीडियो, स्लाइड और हेड ट्रांसपेरेंस वगैरह शामिल हैं। जब हम मल्टीमीडिया लफ्ज़ की बात करते हैं तो एक लफ्ज़ मज़ीद जुड़ जाता है, मल्टी यानी कसीर। इन सारी चीज़ों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो मल्टी लफ्ज़ उसके साथ जुड़ ही जाएगा। जब दो से ज़्यादा मीडिया का एक साथ मजमूई तौर पर किसी तस्वीर की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वह मल्टीमीडिया ज़राए कहलाता है। जाहिर सी बात है, अगर एक साथ आप क्या कर रहे हैं, टीएलएम भी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों को यूट्यूब भी दिखा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा और भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड है, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और पीपीटी चीज़ें अगर दिखा रहे हैं तो मल्टी रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही बात कही जा रही है इसमें। मीडिया एक साथ मजमूई तौर पर किसी तस्वीर की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वह मल्टीमीडिया ज़राए कहलाते हैं। इस तरह फिल्म, प्रोजेक्टर, वीडियो टेप वगैरह मल्टीमीडिया ज़राए हैं। कंप्यूटर के ज़रिए तैयारशुदा टेक्स्ट फाइलें, ड्राइंग फाइलें, डिजिटल तस्वीर, साउंड रिकॉर्डिंग, ये चीज़ें जो हैं, साउंड रिकॉर्डिंग हो जाएगा, एनिमेशन हो जाएगा, पीपीटी है, ई बुक्स। ठीक है, जिसको ई बुक्स में क्या आ जाएगा, अभी आप एनसीईआरटी का बुक अगर चाहें तो आप हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं, या हार्ड कॉपी नहीं आप मोबाइल ही में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके फ्री में एनसीईआरटी ई पाठशाला से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वही बोलते हैं ई बुक्स। तो ई बुक्स भी अपने आप में क्या है, मल्टीमीडिया मटेरियल कहलाएगा, या वसाइल के फहरिस्त में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब के बाद तालीम में भी मल्टीमीडिया वसाइल की अहमियत और इस्तेमाल मुसलसल बढ़ा है। इंफॉर्मेशन आईसीटी के बाद क्या हुआ, आईसीटी पहले आपको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में इनका बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तालीम के मैदान में भी इनका इस्तेमाल किया जाने लगा।
किस लिए? तालीम के मैदान में मल्टीमीडिया ने फासलाती तालीम को भी वसी पैमाने पर फ़रोग़ दिया। यानी दूरस्था जो डिस्टेंस कोर्सेज़ होते हैं उन्हें भी बहुत मदद मिली आपके आईसीटी से, मल्टीमीडिया से, क्योंकि पहले आइडिया नहीं होता था। अब क्या ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं डिस्टेंस मोड में, ये सारी चीज़ें आईसीटी की मदद से हो पाई, मल्टीमीडिया की मदद से हो पाई। मल्टीमीडिया के ज़रिया तलबा अपनी मर्ज़ी और वक्त के मुताबिक अपने पसंदीदा तरीके से तालीम हासिल कर सकती हैं। ये फ़ायदा है। यूट्यूब ही देख लीजिए, यूट्यूब अभी सपोज़ मसलन मैं अभी अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप चाहे कल देखें, परसों देखें, जब चाहे तब देखें। लेकिन ये सहूलत तब नहीं थी कि अगर मैं आपको ऑफ़लाइन पढ़ाता, तो ऑफ़लाइन अगर मैं पढ़ाता आपको, तो जिस वक्त आप मेरे क्लास को अटेंड करते उसी टाइम देख पाते, बाद में नहीं देख पाते। तो ये फ़ायदा है मल्टीमीडिया का, आईसीटी का, कि मेरे यूट्यूब पे चैनल जितने वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वो आप जब चाहे तब देख सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया आईसीटी का। तो कहीं ना कहीं उर्दू पढ़ने के लिए भी, जिस तरह आप लोग उर्दू मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हूँ मैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आईसीटी और मल्टीमीडिया की देन है। यानी मल्टीमीडिया ने इज्तिमाइयत से आगे बढ़कर इनफरादियत को भी कबूल किया है और एक साथ इंटरनेट के ज़रिए लाखों आमुज़गारों को एक दूसरे से मुंसलिक किया है, मतलब जोड़ा है। तो ये बातें रहीं कुछ, आपके टेक्स्ट बुक कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये PDF आपको जो लोग मेंबरशिप लिए हैं, ठीक है, मेंबरशिप जो लिए हैं उनको मैं तो शेयर करते ही रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ पे चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, कुछ चीज़ें, तो उसे आप ज्वाइन करके रखें और बातें करेंगे। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो या जो इन्फॉर्मेशन हो, PDF वगैरह, वो अगर आपको शेयर किया जा रहा है तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अपडेट रहे चैनल से, बहुत फ़ायदा होने वाला है सीटेट से रिलेटेड या उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड, जब कभी भी जो कोई भी एग्ज़ाम होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन आ गया। आप आंसर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और ज़रूर अपने आंसर्स बताइएगा कितने हुए 10 में से सही। पहला सवाल है, एक उस्तानी, ठीक है, उस्ताज की मुअन्निस, कह सकते हैं कि फीमेल जो टीचर होती हैं उनको बोलते हैं उर्दू में उस्तानी। उस्ताज मुज़क्कर है, उस्तानी मुअन्नस। ये समझ लीजिए उस्ताज और उस्तानी क्या फ़र्क है बेसिकली। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक उस्तानी पहली जमात के तलबा से चिड़ियाघर की सैर नाम की तस्वीर किताब पर गुफ्तगू करती है और अपनी बात का आगाज़ सवाल पूछकर करती है कि क्या आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा। वो यहाँ तलबा की मदद किस तरह कर रही है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक उस्ताद है और वो चिड़िया पे गुफ्तगू कर रही है, चिड़ियाघर पे। अब पूछी पहला उसका जो क्वेश्चन था कि आप लोगों ने चिड़ियाघर देखा, तो ये किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे, ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान ज़बान का इस्तेमाल का मौका फराहम करके। बी में किताब की तस्वीरों का जायज़ा लेने के लिए तलबा को मौक़े फराहम करके। सी में मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करके। डी फ़रहंग की आमोज़िश के ज़रिए किसी जाँच के लिए तैयार करके। फ़रहंग कह सकते हैं डिक्शनरी या शब्दकोश इसको बोलते हैं, ठीक, शब्दकोश। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर मैं बता दूँ कि ए का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मतन से ताल्लुक़ बनाने के लिए साबिक़ा मालूमात का इस्तेमाल करके। आप भी अगर माइक्रो टीचिंग किए होंगे या स्कूल में जाके आप टीपी किए होंगे, तो आपको जिससे तमहीद जो होता है कैसे आप बांधेंगे, तो आपके डिफरेंट जो तरीके के सवालात होते हैं किसी लेसन को पढ़ाने के लिए, किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, वो इसी तरह के होते हैं। आपके जहन में आ गया होगा लेसन प्लान का नाम लेते ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है, मज़मून मरकूज़ रवैया कहलाता है जहाँ आमोज़िश होती है। इसके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। मज़मून मरकूज़ का मतलब क्या हुआ। मज़मून का मतलब अपने आप में एक रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म का मतलब क्या हुआ आपका टेक्स्ट बुक से कहेंगे, निसाब को कहेंगे, पाठ्यक्रम को कहेंगे। यानी जो चीज़ आपके पाठ्यक्रम पर निर्धारित हो क्या कहलाता है वो, तो जाहिर सी बात है वो आपका कोर्स के मवाद, ठीक है। वही बोला हूँ, इसका आंसर जो है लफ्ज़ ही में छुपा हुआ था, सिर्फ आपको पकड़ना था, लफ्ज़ को पकड़ना था। मज़मून मरकूज़, सेंट्रलाइज या केंद्रित कहते हैं मरकूज़ को। तो ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, इसके बाद भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं सही समझ में आया, तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के,
ठीक है। उस वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी या सी नहीं समझ में आया। तो इस तरह अगर करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसको कंक्लूड कर लूँगा पूरे क्वेश्चन को लेकर के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि लफ्ज़ वेब इस्तेमाल होता है। देखिए लफ्ज़ वेब जो है ये इस्तेमाल कहाँ होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW जो है उसका फुल फॉर्म है। और सही से बोलने की, सही से पढ़ने की आमोज़िश के लिए, मौसिर अंदाज में लफ्ज़ियात की आमोज़िश के लिए, सही से लिखने की आमोज़िश के लिए। तो देखिए वेब का इस्तेमाल जो होता है मौसिर अंदाज में लफ्ज़ियात की आमोज़िश, वोकैबुलरी जो हम सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, उसके लिए खुसूसन ये इस्तेमाल किया जाता है वेब। ठीक है, लैंग्वेज लैब अगर गए होंगे तो वेब का इस्तेमाल कहीं न कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहा जा रहा है दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। यानी दरसी किताब को, यह टेक्स्ट बुक है, उसमें आप नया सबक शुरू करने जा रहे हैं तो किस पे सबसे पहले आपको तवज्जो देनी है। सबक के मुश्किल लफ्ज़ों पर, सबक के कवायदी पहलू पर, या सी में सबक के मौजू को साबिक़ा तजुर्बात से जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ से लगा लीजिए, से जोड़ने पर, सबक की तखलीस पर। तखलीस का मतलब होता है खुलासा, निचोड़। ठीक है, निचोड़ को बोलते हैं तखलीस। बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। 4 का अगर सी देखेंगे ना, जाहिर सी बात है अगर एक सबक पढ़ाना है तो दूसरे सबक से पहले, यानी पढ़ाए हुए सबक से या पहले की जो चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं उससे आप क्या करेंगे, बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबक के मौजू को साबिक़ा तजुर्बात से जोड़ने पर क्या करेंगे, पहले तवज्जो देंगे। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है, सवाल नंबर 5 में मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें से बाज़ नामानूस हों पर बहसो मुबाहसे में हिस्सा लेने और मौसिर अंदाज से इजहार ख्याल करने का ताल्लुक़। चलिए, कुछ ऐसे मौज़ूआत होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो नामानूस होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता है, पर बहसो मुबाहसे में हिस्सा लेने, लेकिन फिर भी उनसे उस टॉपिक पे अगर आपको बोलना है, उस विषय पे अगर आपको चर्चा करना है तो क्या होगा। ठीक है, और मौसिर अंदाज से इज़हार ख्याल करने का ताल्लुक़, ये चीज़ें अगर हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, ज़बानी तरसील से ये चीज़ हम कर सकते हैं, पढ़ने से कर सकते हैं, इंटरनेट के सर्फिंग से कर सकते हैं, या किसी तहरीर को एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से देखने से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मौजू के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नामानूस हैं और मौसिर अंदाज से इज़हार ख्याल भी करना है उसके साथ में, तो क्या फ़ायदा हो सकता है इसके साथ। तो ज़बानी तरसील, ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है लेकिन अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ज़बानी तरसील, जो चीज़ें आप बोलेंगे वो आप एक तरह के गुफ्तगू करेंगे, उसमें ज़बानी तरसील करेंगे, अपने ज़बान से अल्फाज बोलेंगे, तो ज़बानी तरसील यहाँ से होगी आपकी। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए अपने टीचरों को अपलोड करके उन्हें तलबा को होमवर्क के तौर पर तफवीज़ करता है। इससे तलबा क्या कर रहा है। एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उस्ताद क्या एक्टिविटी कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए अपने टीचरों को अपलोड करके उन्हें तलबा को होमवर्क के तौर पर तफवीज़ करता है। इससे तलबा क्या करेंगे। ठीक है, एक मखसूस पेशकश से मुस्तफ़ीद होते हैं। 2 में ख़ुद अपने तौर पर मुताला करने की तरग़ीब हासिल कर सकते हैं। सी में अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का अंदाज़ा कर सकते हैं। डी मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं। क्या होना चाहिए आंसर इसका। देखिए, उस्ताद एक तरह का सहूलत, जाहिर सी बात है, मैं यूट्यूब का मिसाल आपको दिया था ना, अगर मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा तो आप जब चाहे उसे देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए अपने टीचरों को अपलोड करके उन्हें, ठीक है, क्या करता है कि बच्चों तक ये चीज़ पहुंचा दी जा रही है होमवर्क के तौर पर के।
तो इसे तलबा खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कम सतह के हक़ाइक़ पर कमतर सतह के हक़ाइक़ पर मबनी, ये बनी नहीं बल्कि मबनी है, ठीक है। तो पीडीएफ के साथ साथ प्लीज़ एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग। इसी वजह से कहता हूँ पीडीएफ काफ़ी नहीं होता, वरना किताबें तो मार्केट में बहुत सारी दस्तियाब हैं। तो वीडियो देखने से क्या होगा, चीज़ें आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी। हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, इस सूरत में उस्ताद क्या करता है? कहता यह है कि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें जो चीज़ें हैं, मज़मून है, मवाद है, वो बड़ा कम होता है, लेकिन वो हकीकत पर मबनी होती हैं। तो इस सूरत में उस्ताद को क्या करनी चाहिए? दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करे, या पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीर में तजवीज़ करे, या तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाले सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है, या डी में कहा जा रहा है इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। तो 7 का क्या होना चाहिए? इस तरह का देखेंगे, बिल्कुल आप सीटेट में तख्लीकी महारत, सोचने का मौका फराहम करना, क्रिएटिविटी है, ये चीज़ें अपने आप में पॉजिटिव होता है। बगैर अगर आपको पॉजिटिव हाँ में अगर क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। तख्लीकी अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। इससे क्या होगा, अगर सतर कम है, लिखा हुआ कम है, तो बच्चे उस पर सोच सकते हैं। अगर थोड़ा लिखा हुआ होता है ना, तो बच्चे उस पर सोच सकते हैं, लेकिन वही 2, 4, 5, 10 पेज का अगर मजमून बच्चों को दे दिया जाए तो वही पढ़ के थक जाते हैं, सोचेंगे कहाँ। तो थोड़ा अगर रहेगा और अच्छी बात रहेगी उसमें, ऐसी चीज़ें कि बच्चे अपना दिमाग लगा सकें, तो उस पर सोचेंगे, अपने ये क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, उस्ताद पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है। किसके मौजू पर? पौधों के मौजू पर। फिर वो तलबा से सवालात करता है। उसके बाद तलबा को गिरोहों में तकसीम करके उनसे मिर्च के पौधों की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखने को कहा जाता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा अपने काम की वजाहत पेश करता है। इस काम के दौरान तलबा देखते हैं, पहले उस्ताद किसी पौधे पे जनरली बातचीत करता है, और फिर उसके बाद तलबा से सवालात पूछता है। सवालात पूछने के बाद तलबा को गिरोहों में बांट देता है, तकसीम कर देता है, और उनको टॉपिक दे देता है कि मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाएं, और फिर उसे अपने लफ्ज़ों में बयान करें कि मिर्च का पौधा क्या है, उसका जो फल होता है कितने दिन में निकलता है, मीठा होता है, उसकी साइज़ क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। बी में है यहाँ के तरीके कार या मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल इस्तेमाल कर रहे थे। बी यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। सी का मतलब क्या हुआ? बी सही सिर्फ, ठीक है, मतलब बी करेक्ट ओनली, बी करेक्ट ओनली। और डी में कहा जा रहा है ए और बी बोथ करेक्ट। तो 8 का आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों बात सही कही जा रही है। पौधे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, पौधे, क्योंकि वो टीचर जानना चाह रहा था कि बच्चे पौधे के बारे में जान रहे हैं कि नहीं। दूसरा क्या है, मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल, यानी उसका मकसद क्या है। पहले तो ये हुआ कि पेड़ पौधे के बारे में जानने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि बोले इंसान। हो सकता है कि मैं सुन के जान गया हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे उसे बताना हो तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे बोलने की सलाहियत नहीं है। तो टीचर को बोलने की सलाहियत भी बच्चों के अंदर पैदा करनी है। तो इसके लिए क्या करेगा कि बच्चों को बुलवाएगा और बोलेगा कि इस पर बताओ आपने क्या समझा। तो दोनों काम हो गया, नॉलेज का भी और ज़बान सीखने की महारत की भी काम हो गया यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो दोनों वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करें। ज़बान सिखाने की रिवायत, ज़बान सिखाने की रिवायत और रिवायती क्लास उस्ताद मरकूज़ क्लास होती है। देखिए, ज़बान सिखाने की रिवायती क्लास कह सकते हैं ट्रेडिशन,
यानी पुराने ज़माने में उस्ताद मरकूज़ यानी शिक्षक केंद्रित होता था, जबकि मौजूदा ज़माने की क्लास तालिबे इल्म मरकूज़ यानी बाल केंद्रित है। ठीक है, तालिबे इल्म मरकूज़ या तलबा मरकूज़ है। अब रिवायती क्लास की एक खसूसियत है, अब पूछ रहा कि जो पहले ज़माने में जो तरीका अपनाया जाता था पढ़ाने का यानी टीचर सेंटर्ड होता था, उसकी एक खसूसियत कौन सी है। ऑप्शन यहाँ देखते हैं। तलबा ज़बान सीखने की खसूसियत पर खसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद सरगर्मियों में मदद करता है। तो ये मदद करना पहले ज़माने में नहीं था। ठीक है, ये तो अब आया है, तो पहला तो कट गया। उस्ताद लफ्ज़ों को बोलकर और पढ़कर सिखाता है और तलबा उसकी नकल करते हैं, ये था उस टाइम पे। ठीक है, यही चल रहा था। टीचर क्या काम करता था, बोलता था, बच्चे नोट करते थे उसे और रटते थे, याद करते थे। सी में देखते हैं, उस्ताद दर्स देता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि तलबा उनकी कारकर्दगी के बारे में वक्फे से बाखबर रखा जाए। यानी पढ़ाता है उस्ताद को, उस्ताद जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें अपडेट करते रहते हैं कि क्या क्या तब्दीली हुई है। ठीक है, और उन्हें जांचते रहते हैं। तो ये भी अभी चल रहा है, यानी ये बाल केंद्रित जो चीज़ें हैं, तलबा मरकूज़ है, उसमें ये राइज है। डी देखते हैं, तलबा क्लास के बाहर अपने तौर पर पढ़ते हैं और वक्फे से तहरीर इम्तिहान देते हैं, ये भी सही है। ये भी जो है कह सकते हैं कि तलबा मरकूज़ है, तो ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल और ये लास्ट होगा क्वेश्चन आज का। तलबा जब माना पर अबूर हासिल करने के ज़रिए इजहार ख्याल की महारत हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्या होना चाहिए। यानी तलबा जब है माने पर अबूर हासिल करने के ज़रिए, कोई माना है उस पर अबूर हासिल कर लिए और इजहार ख्याल की महारत हासिल कर लेते हैं कि उसे अच्छी तरीके से बयान कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। एक में कहा जा रहा है निसाब से मुताल्लिक मुश्किलों को हल करने के लिए उस्ताद से बातचीत करते हैं। बी में अपने लफ्ज़ों की दुरुस्त माना मालूम करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए लुग़त देखते हैं। सी में अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, मज़ीद वजाहत हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीब नौ करते हैं। डी में नहवी साख्त का इस्तेमाल करते हैं। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको कि अगर यहाँ पे अबूर हासिल कर ले कोई, ठीक है, अबूर हासिल करने के बाद अगर ऑप्शन यहाँ पे सी आप देखेंगे, अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, मज़ीद वजाहतें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीब नौ, ठीक है, करते हैं। तरतीब नौ मतलब क्या हुआ, नए तरीके से उसको फ्रेम करना, नए तरीके से तरतीब देना। तो माने पर अगर अबूर हासिल हो जाता है किसी को, तो वो मज़ीद उसमें क्या करते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसमें और ज़्यादा मालूमात हो जाती है। ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सके। टेक केयर।